आप सभी को राम राम। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब जगह गणपति बप्पा विराजमान है, तो गणपति बप्पा से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख एवं शांति बनी रहे। तो आज मैं तीन विषय के बारे में आप सबके सामने संवाद करने वाला हूँ। इन तीनों इशू को, ऑल द थ्री इश्यूज आई विल बी कंपाइलिंग ऑल द थ्री इश्यूज इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर। तो पहला इशू तो ये है कि जैसे कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कन्हैया लाल के जो मर्डर थे, जो कॉन्स्पिरेंसी थे, जिसका हम सब जानते हैं कि कन्हैया लाल मर्डर केस का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है एनआईए कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज हैज टेकन द प्रोब ऑफ दिस मैटर। तो उसमें एक तो उनको जो बेल दिया गया, एक एक्यूज्ड को बेल दिया गया, उस बेल का सबसे बड़ा कारण ये, और जब राजस्थान हाईकोर्ट ने बेल दिया उस एक्यूज्ड को, तो बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये जान के बहुत परेशानी हो रही है कि इतने ब्रूटल मर्डर के बाद, लाइक कन्हैया लाल के शॉप में घुस के, उनके ही वॉज अ टेलर एज वी ऑल नो, उनके शॉप में घुस के उनको उनका सर तन से जुदा जो वो नारे लगाते हैं वो किया गया, और उसके बाद जो उनका मर्डर भी किया गया, और उसके बाद उनको बेल भी दे दिया गया। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें ऐसा है कि टेक्निकलिटीज़ की अगर थोड़ी बात करें तो दिस इज़ अ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस पे जो भी वॉट एवर इफ द कोर्ट इज ग्रांटिंग द बेल टू एन एक्यूज पर्सन, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चार्जशीट फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। पुलिस के केस में, सिंस दिस मैटर, अगर पुलिस करती है तो पुलिस कैसे चार्जशीट फाइल करती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, ऑन दैट बेसिस द कोर्ट डिसाइड्स दैट वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट। तो इस केस में, इस प्रेजेंट केस में, एज वी ऑल नो, एनआईए वाज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इट स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। और एनआईए जो है वो, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस केस में अभी तक प्रॉपर एविडेंस एनआईए कलेक्ट कर नहीं पाई है। एनआईए का जो, जो एक्यूज जिसको बेल दिया गया, उसका फोन लोकेशन, ही वाज अ मेन कंस्पायरर इन दिस, उन्होंने मेन कॉन्स्पिरेंसी की थी इस एक्यूज ने। तो उस ड्यूरिंग मर्डर उनका फ़ोन कहाँ था, लोकेशन कहाँ था, वो एग्जैक्ट लोकेशन जो एनआईए कर नहीं पाई है। एंड द चार्जशीट विच द एनआईए हैज फाइल्ड, उसी बेसिस पे कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। दिस इज अ क्रिमिनल केस टोटली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड चार्जशीट फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। जो कुछ भी होगा, जो भी चार्जशीट फाइल होगी, उसी के बेसिस पे बेल दिया जाएगा। सो दैट इज द केस। अब चूंकि एनआईए ठीक से इन्वेस्टिगेशन, उतने उस लेवल का द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अप टू द मार्क, द चार्जशीट विच हैज बीन फाइल्ड बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट इज नॉट अप टू द मार्क, सो दैट इज द रीजन दैट द एक्यूज्ड हैज बीन ग्रांटेड बेल। तो उसमें लाइक व्हाट इज द पॉइंट इन एक्यूजिंग एंड शाउटिंग एट राजस्थान हाई कोर्ट? दिस इज अ क्रिमिनल केस, एविडेंस के बेसिस पे ही कोर्ट हमेशा बेल देगी। दिस इज द फर्स्ट। अब सेकंड इशू ये है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग इशू है दूसरा, कि सब जगह देख रहे हैं कि बुलडोजर मूवमेंट आजकल बहुत कॉमन चला है। रिसेंटली हमने देखा कि सूरत में कुछ दो तीन टपोरी लोग थे जिन्होंने गणेश पंडाल पे पत्थर फेंका, और जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, विद इन कपल ऑफ आवर्स वहाँ की पुलिस आई, उन्होंने पुलिस ले गई, पुलिस ने अच्छे से उनकी खातिरदारी भी की। मैंने वीडियो भी डाला था किस तरीके से खातिरदारी की गई है उनकी, आप सबने देखा होगा। खुद द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात हिमसेल्फ, ही वेंट टू सीक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गणपति बप्पा इन दैट पंडाल। तो उस पे फिर जब उस पे भी अभी बाद में फिर द नेक्स्ट डे उन सभी एक्यूज्ड की प्रॉपर्टीज इलीगल थी, तो उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज हैज बीन डिमोलिश्ड बाय यूजिंग बुलडोजर। तो बुलडोजर मूवमेंट हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बुलडोजर चलाने का बेसिक पर्पस गवर्नमेंट का ये होता है, और लोकल प्रशासन का ये होता है कि इकोनॉमिकली किसी क्रिमिनल की कमर टूट जाए, दैट इज़ द मेन पर्पस। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट पे जब मैटर चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, एक तो ये इशू, जो पिटीशन फाइल की गई थी ये बोल के कि जो डिमोलिश हाउस का डिमोलिशन किया जाता है यूजिंग बुलडोजर, दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड, इवन इफ बिकॉज, और उसमें ग्राउंड्स ये लिया गया, मैंने ये केस पढ़ी है, द ग्राउंड्स विच हैव बीन टेकन इज, वंस द पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर सम चार्ज, उसके किसी धारा के तहत उसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस बुक हो गया है, द पर्सन हैज बीन बुक्ड अंडर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड द पर्सन इज एन एक्यूज्ड एंड द पर्सन हैज बीन ग्रांटेड बेल, इज आउट ऑन बेल, तो ऐसे पर्सन का प्रॉपर्टी सीज करना या प्रॉपर्टी डिमोलिश करना नहीं कर सकते। दिस वाज द ग्राउंड टेकन। एंड इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मस्ट बी इशूड विद रिस्पेक्ट टू द डिमोलिशन ऑफ द हाउस यूजिंग बुलडोजर, तो बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली मैं बोलना नहीं चाहूँगा कौन सी संगठन के लोग, बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए, ये बोल के कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब गाइडलाइंस जारी करने वाली है, तो अब जो है किसी भी स्टेट पे कहीं पे भी बुलडोजर चल नहीं सकता। अब इसमें स्टेट की तरफ से जो प्रोबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, बीजेपी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने गेम ये खेल दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोर्ट क्राफ्ट। जब कोर्ट में अपियर होते हैं तो कोर्ट क्राफ्ट इसी को बोलते हैं। तो बेसिकली अब इस केस में ये हुआ कि जो काउंसिल अपियरिंग फॉर द स्टेट, उनका ये कहना था कि जो डिमोलिश ऑफ द हाउस हो रहा है, ठीक है, गाइडलाइंस मस्ट बी इशूड,
बट जो डिमोलिश हो रहा है वो डिमोलिश इस वजह से नहीं हो रहा है कि द पर्सन इज एन एक्यूज पर्सन और द पर्सन हैज बीन चार्ज फॉर सम क्रिमिनल ऑफेंस, उस वजह से नहीं हो रहा है। ये जो डिमोलिश ऑफ द हाउस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि द प्रॉपर्टी विच द एक्यूज हैज बिल्ड अप दैट इज एन इलीगल प्रॉपर्टी। So the question here is legality and illegality. Demolition of the house using bulldozer that is being carrying out only because the property is illegal, not because the person is an accused. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मतलब बहुत ही क्लेवर वे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वी विल इशू द गाइडलाइंस विथ रिस्पेक्ट टू डिमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज यूजिंग बुलडोजर, बट this matter is not related to has not been filed with respect to legality or illegality of the property. This present petition has nowhere mentioned, मतलब कहीं पे उनके clauses में, कहीं के उनकी pleadings में ये चीज़ लिखी नहीं गई है कि illegal और illegal के बारे में लिखा ही नहीं गया। So right now we are not dealing with whether the illegal property is being demolished or not, इस बारे में हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। The present petition is related to some other issue, not with respect to illegal and illegal. ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोल के बहुत ही क्लेवरली सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में उस इशू को इग्नोर कर दिया। नाउ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है दे आर सेइंग कि हम तो एक्यूज्ड होने की वजह से प्रॉपर्टी डिमोलिश कर ही नहीं रहे, वी आर डिमोलिशिंग द प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी इज एन इलीगल प्रॉपर्टी दैट हैज बीन इलीगली कंस्ट्रक्टेड। चोरी की जमीन पे बनाई गई है, लैंड एक्विजिशन करके नकली पेपर बना के जमीन कब्जा करके दैट इलीगल प्रॉपर्टी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द परमिशन सब बनाई गई है। सो दैट इज वाई वी आर डिमोलिशिंग द प्रॉपर्टी एंड उस विद रिस्पेक्ट टू दैट सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी करने से मना कर दिया, बोल दिया कि इलीगलिटी और लीगलिटी के बारे में ये गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो इलीगलिटी और लीगलिटी के ऊपर नहीं होगी। और ये जजमेंट देने के ठीक 3 दिन बाद हमने देखा कि यहाँ दुर्ग में एक इलीगल मज़ार है और वहाँ पे उसकी बहुत सारे 2-3 आसपास प्रॉपर्टी भी इलीगल घर भी बने हुए थे, उनका गेट भी जो था वो उन्होंने काफ़ी रोड तक कब्जा करके बना दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर देने के जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 days हमने देखा कि दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिमोलिश्ड। हमने देखा इसका असर। और एंड द सूरत इंसिडेंट जिसके बारे में जस्ट मैंने वर्णन किया, ये भी हमने देखा कि ये भी इसके बाद ही हुआ। सो एक तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो इस माध्यम से मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा उन सारे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन पे बहुत खुश होकर पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू कर दिया है। उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इसमें लीगलिटी और इलीगलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कुछ नहीं किया है। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी इलीगल है तो अभी भी आपके घर के बाहर बुलडोजर आ जाएगा, घर का बुलडोजर चल जाएगा, आगे जवाबदारी आपकी होगी। दिस इज द क्लियर कट चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उन सभी लोग से को मेरा एडवाइस है कि आप ज़्यादा उत्तेजित होकर कुछ हंगामा बखेड़ा खड़ा मत कीजिएगा। घर के बाहर जेसीबी आ जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी तोड़ देगा, इकोनॉमिकली आपकी कमर टूट जाएगी। आगे आपकी जिम्मेदारी आप जानो, आपका काम जाने, आपकी विचारधारा जाने, आगे आप जानो कि आपको क्या करना है। ठीक है। अब तीसरा इशू जो चल रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वक्फ वाला जो इशू चल रहा है। देखिए वक्फ वाले इशू के बारे में मैं आप सबका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो इशू चल रहा है ये शुरू हुआ 1923 में, देन 1955 में भी उसका कुछ अमेंडमेंट हुआ। और इफ़ अगर हो सकता था तो नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में दिस कुड हैव बीन रिपील्ड और दिस कुड हैव बीन एब्रोगेटेड, बट वो नहीं हो पाया। तो अभी जो एट प्रेजेंट इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई है, जेपीसी बिठाया गया, और जब भी गवर्नमेंट जेपीसी बिठाती है तो हमेशा पब्लिक से ओपिनियन मांगती है कि इस बारे में क्या करना है, कि वेदर दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मस्ट बी पास्ड और इट मस्ट नॉट बी। ये चीज़ जो है पब्लिक से ओपिनियन मांगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा मेल करेगा या जो ज़्यादा इसके अपना ओपिनियन देगा उसके फेवर में जेपीसी करेगी। नो, पब्लिक जो है सिर्फ ओपिनियन मांग रही है। तो इसीलिए सिंस थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमें भी इसमें देना चाहिए, दैट इज़ द रीज़न। आप सबने देखा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले अपने स्टेटस में डाला कि आप स्कैन करके अपना ओपिनियन बताएं। और ओपिनियन करने में ऐसा देखिए, एक चीज़ थोड़ा टेक्निकलिटीज़ पे मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। देखिए अमेंडमेंट करने से बहुत ज़्यादा इस पर असर नहीं होगा। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से वक्फ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर भी दिए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अमेंडमेंट करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे, जैसे सेक्शन 8, सेक्शन 28, सेक्शन 54, सेक्शन 101 ऑफ द वक्फ एक्ट, ये सब सेक्शन फिर भी रहेंगे, जिसकी वजह से फिर भी अगर वक्फ बोर्ड चाहे किसी भी स्टेट की वक्फ बोर्ड चाहे तो वो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी में कब्जा करना या परेशान करना कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। दैट इज़ द रीज़न कि हम सबको थोड़ा टेक्निकलिटी समझ के इंस्टेड ऑफ रिपीलिंग और डूइंग सम अमेंडमेंट इन द वक्फ एक्ट, हम सबको ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है, अपने ओपिनियन के माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना है कि दिस act should not be repealed, neither it should be amended. In fact, this act must be abrogated.
मतलब पूरा खारिज, इस एक्ट को ही हटा देना चाहिए, दिस एक्ट मस्ट बी एब्रोगेटेड। जैसे अनुच्छेद 370 हटाया गया तो उसको हम अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मतलब वो टोटली उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दैट इज व्हाट वी हैव टू रिक्वेस्ट, दैट दिस वक्फ एक्ट मस्ट बी एब्रोगेटेड, इट मस्ट नॉट बी अमेंडेड और रिपील्ड, दिस नीड्स टू बी एब्रोगेटेड, वक्फ एक्ट मस्ट बी एब्रोगेटेड। सो दिस इज द थिंग। तो थोड़ा इसके बारे में हम सभी से रिक्वेस्ट है कि आए दिन प्रज्ञा प्रवाह और बहुत सारे ऐसे कई सारे संगठन हैं जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चर्चा का आप पार्ट बने, हिस्सा बने, अपना सहयोग दें इस पे, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें, टेक्निकलिटी समझें इसकी, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देना भी क्यों ज़रूरी है, मेल के माध्यम से अपना ओपिनियन लिख के, ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमें करना है। दिस इज़ अवर, आई फील कि दिस इज़ अवर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल ड्यूटी विच वी पीपल हैव टू डू। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पर अपना ओपिनियन दे। एब्रोगेशन के लिए जितना हो सके हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है। आगे गवर्नमेंट की मर्जी, जेपीसी तो उन्होंने बिठाई दिया है, आगे जो करना होगा, जो भी करना होगा आगे गवर्नमेंट करेगी। सो आगे देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।